हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एसए के सेशन में कि कृषि कानून की संवैधानिकता पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है और इसके लिए अगर तर्कपूर्ण उत्तर देने का कोई ऑप्शन आता है तो कैसे हम लोग इसका आंसर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का आपके लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस और नए सेशन लेकर के आता हूँ। साथ में आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन दे तो अगर आपने प्रीवियस हमारे एसए के सेशन को देखा है तो मैंने आपको बताया कि कभी भी एसए आप लिखिए तो पहला आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडीज का पार्ट लाना है और तीसरा आपका कंक्लूजन आना है। आईबीसी के फॉर्म पे जो हम लोग एसए लिखते हैं उसी फॉर्म पे आज हम लोग इसको भी लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। और अगर हम लोग आते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के ऊपर। अपना प्यारा भारत जो है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 2/3 जो लोग हैं यहाँ के, वो 2/3 लोग का भरण पोषण जो होता है वो कृषि के माध्यम से ही होता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कृषि को आप अवॉइड करके नहीं चल सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो आपको कृषि को जो है वो कहीं ना कहीं से आपको उसको एक अलग मोड़ पे लेके जाना होगा, तभी आप इंडिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों का भरण पोषण कृषि से ही होता है। इसके बाद अगर कृषि के ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो कृषि केवल लोगों के भरण पोषण के लिए ही काम नहीं आता है। इसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र के प्रगति के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो भी आपको कृषि से ही मिलती है। इसमें आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण जूट का दिखाई दे देगा। इसमें एक बहुत सिंपल उदाहरण आपको कपास का दिखाई दे देगा, जहां से आप इसमें रेशम कपास वगैरह की जो उत्पादन करते हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से ही आती है। साथ में अगर आप फल बिक्री की बात करें वो भी कृषि पे ही निर्भर करती है। मतलब कि अगर हम इस पूरे फॉर्मेट को जो हमें 300 वर्ड के एसे में लिखना होता है, इसमें अगर हम देखें तो चीजों को बहुत ज्यादा वाइड नहीं लिख सकते हैं। बट चीजें जितनी आपकी सरल होगी और जितनी डेप्थ नॉलेज की होगी उतनी अच्छी होगी, और इसीलिए हम लोग केवल उसी चीज को लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे एसे के लिए। तो कृषि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 2/3 जो अगर भारत के जो लोग हैं वो 2/3 लोग यहाँ पर कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं और उनका भरण पोषण जो होता है वो कृषि से होता है। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो भी कृषि से ही होती है। लेकिन अगर आज आप कृषि के ऊपर डिस्कस कीजिएगा तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि कृषि इतनी जो है हमारे यहाँ अच्छी होते हुए भी अगर हम लोग देखें तो किसान की स्थिति आज भी वही है जो आप अगर बोले तो आज से 20 साल पहले थी। तो इस सिचुएशन में क्या है और क्यों ये सिचुएशन बन करके आया ये देखना जरूरी है। तो इसके लिए मेन जो फैक्टर बन करके आएगा वो किसानों की गरीबी होगी। किसान जब गरीब होते हैं तो वो नए नए टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उनका कृषि जो है वो फिर से वही पारंपरिक तरीके से चलती हुई आती है। और वो कृषि से जो है वो उत्पादन उनका जो होता है वो उत्पादन जो है वो सिमिलर होता है, मतलब हैंड टू माउथ का बात हो जाता है। उतना ही कमाते हैं जितना से उनका भरण पोषण हो पाता है। साथ में बुनियादी सुविधाओं नहीं होने के कारण भी उनको इस तरीके के प्रॉब्लम होती है और जोत का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहां पर वो उस तरीके के कृषि नहीं कर पाते हैं जिनका उनको जरूरत होता है। चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सारा मैटर बनकर के जो आया, इसमें सरकार ने सोचा कि अगर हम इसके ऊपर एक अच्छा कृषि कानून लाते हैं तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि ये किसानों की स्थिति को सुधार देगा। लेकिन जैसे ही ये कृषि कानून स्टार्ट होता है उसके बाद चीजें जो है बदल करके आती है और वो वाला पोर्शन हम लोग अपने बॉडी में लिखेंगे। यही चीज क्लियर होगा। जैसे ही ये कृषि कानून पास होता है वैसे ही इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठना स्टार्ट हो जाता है। क्यों प्रश्न उठता है? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जैसे ही ये कृषि कानून स्टार्ट होता है वैसे ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आकर के स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सड़क जाम किया जाता है
और एक दिन ऐसा आता है जब ट्रैक्टर मार्च होता है, और वो ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को होता है, और उस दिन लाल किला पर दंगा होता है, और पूरे उस दंगे में पुलिस कर्मियों से लेकर के और किसानों, कुछ पुलिस कर्मियों को बहुत भयानक चोट आती है और कुछ किसान मारे जाते हैं। अब ये मैटर आता है क्या कि एक जो कृषि कानून है, इसमें 3 प्रावधानों को जो जोड़ा गया हुआ था, केवल उसी 3 प्रावधानों के तर्क और वितर्क के कारण इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठता है, और हम लोग उसी को मेंशन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट होगा यही सेशन आपके लिए। सबसे पहला जो प्रावधान जोड़ा गया हुआ था वो प्रावधान है आपका कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम। इस अगर हम लोग अधिनियम के ऊपर आएंगे तो ये क्या बोलता है कि अगर आज से पहले, मतलब कि जो नया कृषि कानून 2020 आया उससे पहले की अगर आप बात कीजिएगा, तो किसान जो थे वो अपना उत्पाद कहाँ बेचते थे? एपीएमसी में, मतलब कि कृषि उत्पादन विपणन समिति एपीएमसी जो था उसके पास बेचते थे। और एक कठोर नियम बनाया गया हुआ था कि किसान जो है जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा वो केवल और केवल एपीएमसी में ही अपना सामान बेचेंगे, तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसका फायदा कहाँ उठता था? इसका फायदा उठता था आड़तियों में, जिसको हम लोग मिडिल मैन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग दलाल बोल सकते हैं। ये दलाल क्या करते थे कि किसान को अगर 35 रुपीज पर केजी दाल का जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया गया, ये आदती क्या करते थे कि बोलते थे कि इसमें जो है वो मॉइस्चर बहुत कम है, आपको हम 32 रुपए पर केजी देंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुछ किसानों के जो क्रॉप्स होते थे उसमें क्या होता था कि मॉइस्चर भी अच्छा था, उनका क्वालिटी भी अच्छा होता था, फिर भी उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी नहीं दिया जाता था और उनका सामान बिक्री नहीं होता था। कुछ किसान ऐसे होते थे जो अपने घर से 25 किलोमीटर की दूरी से आते थे और उनके साथ इस तरीके का ट्रीट किया जाता था, उनको जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था उससे कहीं ज्यादा उनको भाड़े का कॉस्ट लग जाता था। इसको देखते हुए सरकार ने यह नियम लगाया कि भाई साहब अब ऐसा होगा कि किसान जो होंगे वो कहीं भी जाकर के अपना सामान बेच पाएंगे, और ये होगा अब इसमें कि यहाँ पर किसानों को जो है वो न्यूनतम मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या होगा कि मिलेगा, लेकिन अगर वो एपीएमसी के बाहर अपना सामान बेचेंगे वहां पर भी, यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनियां होगी वो स्टार्टिंग में आएगी। और यही चीज क्या होगा कि यही चीज जो था वो लोगों के चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जब आएगी तो ये दाल जो आपको 35 रुपये सपोर्ट प्राइस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टार्टिंग में ये आपको देगी 37 रुपये। और क्या होगा कि एपीएमसी में लोग अपना सामान बेचना बंद करेंगे और यहाँ पर ये अपना सामान बेचेंगे, और जैसे ही एपीएमसी बंद हो जाएगी वैसे ही ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना कम कर देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम पैसा देना स्टार्ट करेंगे। तो किसानों का चिंता ये बन करके आया हुआ था। लेकिन इसका एक और फायदा है कि अगर आपके यहाँ से एपीएमसी 25 किलोमीटर की दूरी पर है तो आप एपीएमसी जो है उससे बाहर जो अपना सामान बेचते हैं, हो सकता है आपसे 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और आपके पास जो है वो यहाँ पर बार्गेनिंग करने का एक अच्छा साधन और एक अच्छा ऑप्शन बनेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर्स से आपको 37 रुपये दाल मिल रही है और कहीं पे अगर 38 रुपये मिल रही है तो वहां पर आप दे सकते हैं। और अगर प्राइवेट लोग आपका दाल 38 रुपये नहीं लेते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपको 35 मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। तो ये एक फायदा निकल करके आएगा इसमें। इसके बाद जो निकल करके आएगा वो था कि किसानों को इससे जो है वो आपके किराए के बारे में कम मिलेगा। लेकिन अगर एपीएमसी बंद हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से जो है वो किसानों के ऊपर एक जो है उनके शोषण का कारण बन करके आ जाएगा। इसके बाद अगर आप एपीएमसी को बंद करते हैं और प्राइवेट सेक्टर उनका सामान खरीदती है तो फिर ई नाम जैसे पोर्टल को बनाने का कोई मतलब बन करके नहीं आता है। लेकिन सरकार ये तर्क देती है कि एपीएमसी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है वो मिलते रहेगी। लेकिन क्या होगा कि किसान अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा दाम पर बेचने के लिए जो है उनको क्या किया जा रहा है, तो उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। वो यहाँ से आपको मिलेगा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम से। इसके बाद जो इससे और इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल करके आता था, सरकार ये भी चाहती थी कि अगर हम
14 रुपये पर केजी चावल और 18 रुपये पर केजी गेहूं का जो है वो MSP दे रहे हैं, तो लोग केवल इसी के ऊपर वर्क करते थे और ये साल में 2 बार उपजता था। इसका फायदा उठाते थे हरियाणा यूपी के लोग और साल में 2 बार इसका उत्पादन करके जो है सरकार से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले लेते थे। और बीच में क्या होता था कि ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण ये अपना क्वेश्चन रेज करते थे। अब FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ये मजबूरी होता था कि वो इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर के ये प्रोडक्ट को खरीदे। इस बीच में क्या होता था कि उसके पास इन सारे जो कॉर्प्स थे उसका ओवर स्टॉक होता था और ओवर स्टॉक जब होता था तो ये चीज सड़ जाते थे, ठीक है। और सड़ने के बाद क्या होता था कि सरकार को इससे लॉस होता था। अब अगर प्राइवेट कंपनियां इस चीज को लेगी तो प्राइवेट कंपनियां जो है वो उसको और अच्छे तरीके से उसके रख रखाव के बाद अपना वो चीज जो है वो क्लियर कर पाएगी बस। और इसके बाद एक और कारण निकल करके इसमें क्या आएगा कि अब जो दाल का, ठीक है ना, दाल के ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था और किसान जो दाल की खेती नहीं किया करते थे वो अब दाल की खेती के ऊपर आएंगे, क्योंकि दाल का कंजम्पशन जो रेशियो था वो दिन प्रतिदिन कम होता आ रहा था। तो ये पहला कानून था आपका। दूसरा कानून आता है आपको कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बोलेगा कि कृषि कानून का उद्देश्य कृषकों को व्यापारियों से डायरेक्ट जोड़ने का बात है। ये जो मिडिल मैन इसमें आते थे ये खत्म होंगे और इससे जो है उन्हें कृषि में करार करने के जो माध्यम था उसमें उनको बुआई से पहले ये दाम मिल जाएगा, जिससे अगर सपोज दैट कभी मानते हैं ऐसा कि आलू का खेती जो हो रहा है, जब नए आलू निकलती है तो इसका रेट बहुत कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा और उनको मतलब कि बुआई से पहले ही इसका दाम मिल जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट में अगर प्राइस हाइक भी होता है या लो भी होता है तो भी उनको एक जो रेशियो है उसके प्राइस से उनको पैसा मिलेगा और फिर उनको न इसका घाटा हो सकता है न इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जो फायदा वो फर्स्ट बार कमाना चाहते थे वो एटलीस्ट उनको फायदा होगा। तो ये इनके इनकम को एस्टेब्लिश करने का एक बहुत बढ़िया साधन था। इसके बाद जो है इसमें एक चीज और निकल करके आया कि भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करवाते हैं तो एक चीज तो और डिफिकल्ट सिचुएशन ये पैदा करेगा कि इसमें जो है वो आपको कोई भी समस्या अगर आता है तो इसके लिए आप निचली अदालत में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट जो है वो अपने DM और SDM से मिलना होगा और वो आपके समस्या का समाधान 30 दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि किसान कितने प्रतिशत पढ़े हुए होते हैं, अगर उनका गलत फायदा उठाया जाएगा तो इस पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। और अगर इस सिचुएशन में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसा दे करके और उसके अगेंस्ट में मतलब किसान के अगेंस्ट में अगर कोई जजमेंट सुनाया जाता है तो किसान की गरीबी वहीं की वहीं रह जाएगी, जो इसके जो है वो संवैधानिकता पर क्वेश्चन करता है, ठीक है। ये आपका जो है वो कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक का बात आता है। लास्ट जो आपका है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसमें एक चीज हुआ, आपने देखा था कि नासिक एक जगह है जहां पर प्याज जो है वो 1 रुपए में 4 केजी मिलता है, ठीक है, जब इसका समय आता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या था कि किसान अपनी खेती करते थे और उनके पास स्टोरेज का कमी होता था, जिसके कारण से वो जो है वो अपने चीजों को सस्ते दामों पर बेचते थे और जो इसमें होलसेलर होते थे वो इसका 2 गुना और 4 गुना फायदा उठाते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो 2020 पारित किया गया है, इसमें जो है वो अनाज, दलहन, तिलहन, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है और इसके संग्रहण की तय सीमा को जो है वो निश्चित नहीं किया गया है कि जब प्राइवेट कंपनियां जो है वो इसको क्या करेगी कि इसका स्टोर करेगी तो उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं होगा कि वो इतना ही कर सकती है। अब ये क्या फायदा करवाएगा, ये फायदा करवाएगा कि जो प्याज 1 रुपए में 4 केजी मिलता था, जब इसके स्टोरेज का जगह होगा और इसको अच्छे तरीके से हम लोग स्टोर कर पाएंगे तो इसका जो प्राइस होगा ये स्टेबल हो पाएगा। मतलब 14 रुपये अगर पर केजी प्याज हमें आज मिल रहा है तो 14 रुपये पर केजी प्याज हमें तभी मिलेगा जब प्याज का शॉर्टेज होगा, ठीक है, और जब प्याज नया निकल करके आएगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा
कि अगर प्याज का भंडारण किसी प्राइवेट कंपनी के पास होगा तो वो इसका कालाबाजारी कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के पास होगा तो इसका कालाबाजारी कर सकती है। तो ये इसके संवैधानिकता पर ये जो है नए कृषि कानून के ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ये था तीनों कानून। लेकिन अगर हम इसके कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो इस कानून के संवैधानिकता पर प्रश्न नहीं उठने का एक तर्क ये भी आता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मैंने आपको पढ़ाया था। संघ सूची पे केवल संघ जो है वो कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जो होता है उस पे राज्य और संघ दोनों कानून बना सकती है। लेकिन जब राज्य और संघ दोनों कानून बनाती है तो जहां तक संघ का कानून राज्य के कानून को काटता है वहां तक राज्य का कानून अमान्य होगा और संघ के कानून को प्रायोरिटी दिया जाएगा। सेम चीज जो है वो समवर्ती सूची के प्रविष्टि 33 के अनुसार ये चीज कहा गया हुआ है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है, क्योंकि कृषि जो है वो समवर्ती सूची का मैटर आता है। क्लियर है यहाँ ये बात। लेकिन अगर ये सारा मैटर है तो फिर उच्चतम न्यायालय ने इसको क्यों रोका, इस कानून को 18 महीने के लिए, और 2 साल के अंदर में जो है जो कमेटी बैठी है उसको जांच करने का आदेश क्यों दिया, ठीक है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख क्यों अपनाया, ये जो है वो ये चीज क्लियर करती है कि ये ऊपरी जो है और निचली सदन दोनों में पास करके, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब इस कानून को लाया गया हुआ था तब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका, वो इसके जब ये तर्क संगत था वो इसके संवैधानिकता पर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो ये आप इतने चीजों को अगर लिखते हैं तो एक बेसिक आपको जो बढ़िया नंबर है वो आ सकता है। चीजें क्लियर है यहाँ पर। ये इसका कंक्लूजन था और ये आपका सेशन भी था जो आपसे रिलेटेड था। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। और पीडीएफ तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से, ही आपको हेल्प करेगा। तो ये आपका सेशन था यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ऐसे का, जिसमें हम लोगों ने कृषि कानून के संवैधानिकता पर सवाल क्यों, इसका तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए जो आपका एसे था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट एसे के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।